डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट 1 में ही आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि दूसरा टॉपिक क्या है। जो पहले वाला टॉपिक था इसमें हम लोगों ने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। क्रिस्टल कितने तरह के होते हैं, उनकी कौन सी क्लासेस होती हैं, एक सिंगल क्रिस्टल, पॉली क्रिस्टलाइन मटेरियल, यूनिट सेल के बारे में पढ़ा, 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ा, 14 टाइप ऑफ ब्रेवियस लैटिस इंक्लूडिंग प्रिमिटिव लैटिस एंड नॉन प्रिमिटिव लैटिस। और अब उसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट फर्स्ट में ही, वो है सिमेट्री। तो अब आगे देखते हैं कि सिमेट्री के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले कि सिमेट्री को कैसे डिफाइन किया जाता है। सिमेट्री को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि सिमेट्री इज एन ऑपरेशन व्हेन परफॉर्म्ड ऑन द सिस्टम इट लीव्स द सिस्टम इनवेरिएंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सिमेट्री एक प्रोसेस है, यह एक प्रक्रिया है, और जिस प्रक्रिया को जब हम किसी लैटिस पॉइंट पर ऑपरेट करते हैं तो वो लैटिस पॉइंट को या उस लैटिस पॉइंट के सिस्टम को इनवेरिएंट मतलब कि चेंज नहीं करता है। अगर हम ऐसा प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जो लैटिस पॉइंट को चेंज नहीं करता है, लैटिस पॉइंट के इन्वायरमेंट को चेंज नहीं करता है, तब ऐसे परफॉर्मेंस को या ऐसी प्रक्रिया को या ऐसे प्रोसेस को सिमेट्री प्रोसेस कहा जाता है या सिमेट्री ऑपरेशन कहा जाता है। पर यदि अगर हम कुछ ऐसी प्रक्रिया करें किसी लैटिस पॉइंट पर या किसी लैटिस स्ट्रक्चर पर जिससे कि उस लैटिस पॉइंट का एनवायरनमेंट बदल जाए, तो उसको हम सिमेट्री ऑपरेशन नहीं कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ये देखा जाए कि ये एक लैटिस है जिसमें ढेर सारे लैटिस पॉइंट्स हैं। जब हम कहते हैं कि किसी लैटिस पॉइंट का एनवायरनमेंट क्या है, तो अगर हम इस पॉइंट को फोकस करें, मान लीजिए ये एक लैटिस पॉइंट है, तो इस लैटिस पॉइंट के एनवायरनमेंट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये लैटिस पॉइंट के ये चूंकि ये 2 डायमेंशन में है तो हम 2 डायमेंशन में ही इस प्रोसेस को समझेंगे, और जो प्रोसेस 2 डायमेंशन में होगा वही प्रोसेस 3 डायमेंशन में एक्सटेंड हो जाएगा। तो मान लीजिए ये एक लैटिस पॉइंट है, तो इसके इन्वायरमेंट को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि इसके चारों तरफ परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ए डिस्टेंस पे, लेटस से ये जो पैरामीटर है वो स्मॉल ए है, तो ए डिस्टेंस पे 4 और लैटिस पॉइंट है। और अगर हम डायगोनली देखें तो a√2 डिस्टेंस पे 4 और लैटिस पॉइंट है। तो इसका एनवायरनमेंट इस तरह से डिफाइन होता है। वैसे ही अगर हम इस सेम लैटिस में कोई दूसरा लैटिस पॉइंट लें, मान लीजिए ये लैटिस पॉइंट लें, तो इसका भी एनवायरनमेंट इसी तरह से डिफाइन होगा कि ए डिस्टेंस पर 4 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 4 लैटिस पॉइंट हैं और डायगोनल डायरेक्शन में a√2 डायरेक्शन में 4 और लैटिस पॉइंट हैं। तो इस तरह से हम इसके एनवायरनमेंट को डिफाइन करते हैं। अब अगर हम कोई ऐसा सिमेट्री ऑपरेशन करें या एक कोई ऐसा प्रोसेस करें जिससे कि ये लैटिस पॉइंट अपनी जगह से किसी और जगह पर मूव कर जाए, तो हम ये देखते हैं कि वो मूव करने के बाद उसका एनवायरनमेंट मतलब कि ये 4 एटम और फिर ये 4 डायगोनल या नेक्स्ट नेबर एटम उसी पोजीशन पे हैं कि नहीं। अगर वो उसी पोजीशन पे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि द सिस्टम रिमेन्स इनवेरिएंट, मतलब उसका एनवायरनमेंट चेंज नहीं हुआ है और जो भी प्रोसेस हमने किया है वह एक सिमेट्रिकल ऑपरेशन है। जैसे मान लीजिए अगर इस लैटिस पॉइंट को ए डायरेक्शन से या ए डिस्टेंस से एक्स डायरेक्शन में मूव कर दिया जाए, ए डिस्टेंस मतलब कि इतने ही डिस्टेंस से एक एक्स डायरेक्शन में या ए डायरेक्शन में मूव कर दें, तो ये लैटिस पॉइंट इसकी जगह इस जगह पे आ जाएगा। और फिर अगर हम इस जगह पे भी देखेंगे तो हमें सेम इन्वायरमेंट मिलेगा। इसका मतलब कि द मूवमेंट ऑफ द लैटिस पॉइंट विथ अ डिस्टेंस ए इन द एक्स डायरेक्शन is a symmetrical process because it leaves the system invariant। तो इस तरह के जो प्रोसेस जिसको करने के बाद हम भेद नहीं कर सकते या हम डिफरेंस नहीं कर सकते कि हमने कुछ किया भी है या नहीं किया है, क्योंकि वो सिस्टम हमें वैसा ही लगेगा जैसे कि वो पहले लगता था। तो इस तरह के ऑपरेशन को सिमेट्रिकल ऑपरेशन कहा जाता है। तो एक एग्जांपल हमने आपको यहाँ पे बताया लैटिस पॉइंट को मूव करके। और अब जैसे यहाँ पे ढेर सारे शेप्स बने हुए हैं, और अगर इन शेप्स पे हम रोटेशन को अप्लाई करें, रोटेशन अबाउट
अबाउट एन एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। तो देखिए अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर वर्टिकल एक्सिस के अबाउट फ्लिप कर दें तो क्या होगा, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट अगर हम उसे फ्लिप करेंगे तो ये इस तरह का आएगा। एक वर्टिकल डायरेक्शन है और मतलब एक ये वर्टिकल एक्सिस है और वर्टिकल एक्सिस के अबाउट उसको इस तरह से अगर 180 डिग्री रोटेट कर दिया जाए, ये एक वर्टिकल एक्सिस है और इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इस सारे स्ट्रक्चर को अगर 180 डिग्री रोटेट कर दिया जाए तो क्या होगा, मतलब कुछ इस तरह का कि जैसे मान लीजिए ये कोई है और इसमें अगर ये एक वर्टिकल एक्सिस है और इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट अगर हम इसे 180 डिग्री रोटेट करेंगे, मतलब हम इसको इस तरह से घुमा देंगे और फिर घुमाने के बाद देखेंगे कि ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो जैसे ये सर्किल है, अगर हम इस सर्किल को घुमाएंगे तो बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। इसका मतलब कि एन ऑपरेशन मीन्स रोटेशन अबाउट 180 डिग्री अबाउट एन वर्टिकल एक्सिस इज अ सिमेट्रिकल प्रोसेस और सिमेट्रिकल ऑपरेशन फॉर दिस सर्किल। लेकिन अगर हम इसको घुमाते हैं, ये पेंटागन है, तो भी ये देखिए बिल्कुल वैसा ही दिखता है। इसमें जितने भी ये शेप्स बने हुए हैं, अगर हम उसको वर्टिकल एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री घुमा दें, मीन्स रोटेट कर दें, या हम ये कहें कि फ्लिप कर दें, तो इनके जो शेप्स हैं वो बिल्कुल जस के तस हैं। इसका मतलब कि अगर हम इंडिविजुअल शेप्स को लें, इस पूरे ब्लॉक को एक साथ लेंगे तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल हम इंडिविजुअल शेप्स को लेंगे तो वो शेप्स हमें बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं जैसा कि रोटेशन के पहले दिखते थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक वर्टिकल एक्सिस है और उस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री रोटेशन करें तो यह एक सिमेट्रिकल प्रोसेस है फॉर ऑल दीज शेप्स। पर इन्हीं शेप्स को अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री घुमा दें, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट घुमाने का मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर ये कोई शेप है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, अगर हम इसके अबाउट घुमाएंगे तो जैसे वर्टिकल एक्सिस अगर ये है तो इसके अबाउट ये ऐसा आएगा, लेकिन अगर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और इसके अबाउट घुमाएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो अगर हम इस तरह से अगर घुमाएं तो ये शेप जैसे देखिए, अगर हम इसको एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दें 180 डिग्री रोटेट, मतलब कि फ्लिप कर दें, तो ये शेप इस तरह का हो जाएगा। और वैसे ही अगर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर जैसा ही दिखेगा। तो इस तरह से सारे शेप में ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट उसे 180 डिग्री रोटेट कर देना वो एक सिमेट्रिकल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ये जैसा अभी हमें दिख रहा है अब ये हमें उस तरह का नहीं दिख रहा है। मतलब कि द सिस्टम इज नाउ वेरिएंट, द सिस्टम इज नॉट इनवेरिएंट, सिस्टम बदल गया, वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस शेप के लिए, इस पर्टिकुलर शेप के लिए रोटेशन अबाउट एन वर्टिकल एक्सिस by 180 degree rotation is a symmetrical operation, but for the same shape the rotation about a horizontal axis with 180 degree is not a symmetrical operation। उसी तरह से इसका शेप भी देखिए चेंज हो जाता है, इसका पेंटागन का भी शेप चेंज हो जाता है, जबकि सर्किल का, इस रेक्टेंगल का और स्क्वायर का शेप वही रहता है। इसका मतलब कि सर्किल के लिए, स्क्वायर के लिए और रेक्टेंगल के लिए ये दोनों ही प्रोसेस मीन्स कि 180 डिग्री रोटेशन अबाउट वर्टिकल एक्सिस एंड 180 डिग्री रोटेशन अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये सिमेट्रिकल ऑपरेशन है। लेकिन इन दूसरे शेप्स के लिए वो सिमेट्रिकल ऑपरेशन, वर्टिकल तो सिमेट्रिकल है लेकिन हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिकल नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिमेट्री इज एन ऑपरेशन व्हेन परफॉर्म्ड ऑन द सिस्टम इट लीव्स द सिस्टम इनवेरिएंट। दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होता है एक्सटर्नल सिमेट्री एलिमेंट और दूसरा होता है इंटरनल सिमेट्री एलिमेंट्स। एक्सटर्नल सिमेट्री एलिमेंट्स उन्हें कहते हैं जो कि आउटर अपीयरेंस से ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि इसमें यह सिमेट्री एलिमेंट होगा कि नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्यूबिक क्रिस्टल है या कोई क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो क्यूबिक स्ट्रक्चर को देख के हम बता सकते हैं कि इसमें 3 मिरर प्लेन होगा। 3 मिरर प्लेन मतलब कि उसके जो दो साइड्स हैं,
तो उनके पैरेलल, और ये जो दो फ्रंट साइड हैं तो उनके पैरेलल, या टॉप और बॉटम है तो उसके जो बीच वाला प्लेन होगा वो मिरर प्लेन होगा। तो हम जब आउटर अपीयरेंस को देख करके अगर हम बता सकें कि इसमें कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट पॉसिबल हैं, तो ऐसे सिमेट्री एलिमेंट्स को एक्सटर्नल सिमेट्री एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्यूबिक स्ट्रक्चर। और जब हम इंटरनल सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हमें केवल आउटर शेप की ही जरूरत नहीं होती है, बल्कि हमें उसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स किस तरह से व्यवस्थित हैं, या मॉलिक्यूल्स में एटम्स किस तरह से अरेंज्ड हैं, उसकी जानकारी की भी आवश्यकता होती है। तो इस तरह के इस तरह की जानकारी पे आधारित जो सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम इंटरनल सिमेट्री एलिमेंट्स कहते हैं। तो इसका मतलब कि एक्सटर्नल सिमेट्री एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन आउटर अपीयरेंस ऑफ द क्रिस्टल, वेयर एज इंटरनल सिमेट्री एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल। अब जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स हैं उसमें कुछ फंडामेंटल सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं और कुछ हाइब्रिड होते हैं। फंडामेंटल्स का मतलब कि जो बेसिक है, और हाइब्रिड का मतलब होता है कि जो एक दो या दो से ज्यादा को जोड़ के जो सिमेट्री एलिमेंट्स बनाए जाते हैं उनको हम हाइब्रिड सिमेट्री एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फंडामेंटल सिमेट्री एलिमेंट्स देखेंगे, और ये जो फंडामेंटल सिमेट्री एलिमेंट्स हैं वो चार तरह के होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ द सिमेट्री एलिमेंट्स, फंडामेंटल सिमेट्री एलिमेंट्स। सबसे पहला है ट्रांसलेशन, दूसरा है रोटेशन, तीसरा है मिरर, और चौथा है इन्वर्जन। अब हम एक एक करके इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। ट्रांसलेशन का मतलब कि किसी एक लैटिस पॉइंट को किसी एक लाइन के अलोंग मूव करना विथ अ स्पेसिफिक वैल्यू। स्पेसिफिक एक किसी भी डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन कोई सा भी नहीं हो सकता है, वो कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शंस होते हैं, और वो पर्टिकुलर डायरेक्शंस कौन से होंगे, जो कि सिमेट्रिकल होंगे। अगर हम किसी भी डायरेक्शन के अलोंग उसे ट्रांसलेट करेंगे तो वो सिमेट्री ऑपरेशन नहीं बनेगा, पर अगर हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसे ट्रांसलेट करेंगे तब वह सिमेट्री ऑपरेशन बनेगा। तो अगर हम उसे किसी वो पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या होगा इसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी फिलहाल ये समझिए कि किसी एक डायरेक्शन में विद द सेम डिस्टेंस अगर हम उसे रिपीट करते हैं तो वो ट्रांसलेशनल सिमेट्री कही जाती है। मतलब कि इतने डिस्टेंस पे कोई लैटिस पॉइंट है, फिर इतने डिस्टेंस पे भी होगा, फिर इतने डिस्टेंस पे भी होगा, फिर इतने डिस्टेंस पे भी होगा। तो इसे हम अगर हम कोई ऐसा ऑपरेशन करें कि किसी लैटिस पॉइंट को किसी लैटिस में एक लैटिस पॉइंट को हमने किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से मूव कर दिया तो भी उसका एनवायरनमेंट चेंज नहीं हुआ। इन्वायरमेंट चेंज नहीं हुआ इसका मतलब कि हम ये नहीं पता लगा सकते कि हमने कुछ किया भी है या नहीं किया है। तो ऐसे ऑपरेशन को सिमेट्रिकल ऑपरेशन कहते हैं। और जब रोटेशन की बात करते हैं तो रोटेशन इज ऑलवेज अबाउट एन एक्सिस। जब भी हम किसी चीज को रोटेट करते हैं तो हमें उसके साथ एक्सिस बताना जरूरी होता है। अगर हम केवल ये कहेंगे कि इस सिस्टम को या इस बॉडी को रोटेट करना है तो ये बहुत ही वेग स्टेटमेंट है और हम उसको सही से डिफाइन नहीं करते। जैसे मान लीजिए कि ये अगर एक पेन है और इस पेन को अगर हम कहें कि या ये एक इसको एक्सिस मानिए, इसको एक्सिस मानिए और ये कोई बॉडी है, तो इस बॉडी को अगर हमें वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मूव करना है तो हम इसको इस तरह से मूव करेंगे, बिकॉज दिस इज अवर एक्सिस विच इज वर्टिकल एक्सिस। तो अगर हमें वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मूव करना है तो हम इस तरह से मूव करेंगे। और अगर मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट मूव करना है तो हम इसको इस तरह से मूव करेंगे। तो इसलिए जब भी मूवमेंट रोटेशन की बात होती है, जब भी रोटेशन की बात होती है तो हमेशा यह बताना जरूरी होता है कि हम किसी बॉडी को किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो ये हुआ रोटेशन। अब रोटेशन देखिए किसी भी एंगल से किया जा सकता है। जैसे हम किसी बॉडी को जीरो एंगल या 360 डिग्री एंगल से जब हम रोटेट करते हैं तो वो बॉडी मूव करके अपने ही जगह पे आ जाएगी। अगर हम किसी भी बॉडी को 360 डिग्री से रोटेट करें, जनरली जब हम रोटेशन कह रहे हैं तो मान लीजिए कि वो वर्टिकल एक्सिस है। तो अगर हम इसको, जैसे ये कोई बॉडी है, अगर हम इसको रोटेट कर दें 360 डिग्री तो 360 डिग्री रोटेट करके वो अपनी ही पोजीशन पे आ जाएगी। तो कैसे भी इरेगुलर सी बॉडी हो लेकिन उस बॉडी में
वन फोल्ड रोटेशन एक्सिस, मतलब कि वन फोल्ड का मतलब कि 360 डिग्री रोटेशन एक्सिस हमेशा हर बॉडी में होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो मूव करके अपनी ही जगह पे आ जाएगी। तो कैसी भी बॉडी हो, कितनी भी इरेगुलर बॉडी हो, वो हमेशा वन फोल्ड का मतलब कि 360 डिग्री रोटेशन पे वो हमेशा अपनी ही जगह आती है। तो वन फोल्ड रोटेशन इज ऑलवेज अ सिमेट्रिकल ऑपरेशन। अब यहाँ पे देखिए लिखा है 1 2 3 4 एंड 6 फोल्ड। तो फोल्ड का मतलब क्या हुआ? फोल्ड का मतलब ये होता है कि कितनी बार हम उसको रोटेट करेंगे कि वो अपनी जगह पे आ जाए। तो इसके लिए ये किया जाता है कि एक कंप्लीट चक्कर के लिए 360 डिग्री होता है। तो 360 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 360 आएगा। 360 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 आएगा। तो टू फोल्ड का मतलब क्या हुआ? टू फोल्ड का मतलब ये हुआ कि हम किसी बॉडी को 2 बार अगर रोटेट किए तो वो अपनी जगह आ जाएगा। मतलब कि 180 डिग्री एंड देन 180 डिग्री। तो जैसे ये है तो इसको हमने एक बार ऐसे रोटेट किया और फिर ऐसे रोटेट किया। तो जब 2 बार रोटेट किया अबाउट एन वर्टिकल एक्सिस तो वो अपनी जगह पे आ गया। इसका मतलब ये है कि 360 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 180 डिग्री। फिर उसी तरह से होता है थ्री फोल्ड। थ्री फोल्ड का मतलब कि 360 डिवाइडेड बाई 3 तो 120 डिग्री आएगा। तो अगर हम किसी चीज को 120 डिग्री से रोटेट करेंगे तो 3 बार रोटेट करने पे वो अपनी जगह वापस आएगा। और फिर 4 फोल्ड मतलब 360 बाई 4 मतलब 90 डिग्री। तो अगर हम किसी चीज को 4 बार रोटेट करें 90 डिग्री से तो वो अपनी जगह आ जाएगा। जैसे अगर इसी को देखें तो 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4, तब वो अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम फोल्ड डिफाइन करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केवल लिखा है 1 2 3 4 एंड 6 फोल्ड। तो जो सिमेट्रिकल ऑपरेशन होते हैं वो केवल यही होते हैं 1 2 3 4 एंड 6 फोल्ड। मतलब कि 360 डिग्री रोटेशन, 180 डिग्री रोटेशन, 120 डिग्री रोटेशन, 90 डिग्री रोटेशन एंड 60 डिग्री रोटेशन। इसके अलावा अगर हम कोई भी एंगल लेंगे और उससे हम रोटेट करेंगे तो वो या तो 360 बाई नहीं होगा, और अगर 360 से डिवाइड करने पे कंप्लीट इंटीजर भी आएगा तो भी वो सिमेट्रिकल ऑपरेशन नहीं होगा। तो इसको भी हम लोग थोड़ा आगे अभी और देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि देयर आर ओनली 1 2 3 4 एंड 6 फोल्ड सिमेट्री एक्सिस इन द रोटेशन। फिर जो तीसरी फंडामेंटल सिमेट्री एलिमेंट है, जो तीसरा फंडामेंटल सिमेट्री एलिमेंट है वो है मिरर। सो मिरर इज ऑलवेज अ प्लेन। मिरर आप जानते ही हैं, जिसको हम शीशा कहते हैं, जो हम देखते हैं हमेशा। तो शीशा क्या होता है? शीशा या जो मिरर है वो एक प्लेन होता है। तो किसी प्लेन के अबाउट अगर हम किसी लैटिस पॉइंट को अगर एक सिमेट्रिकल ऑपरेशन करें तो जो राइट होगा वो लेफ्ट हो जाएगा। अगर जो प्लेन है अगर वो वर्टिकल एक्सिस है, जैसे यहाँ पे शो किया है कि ये प्लेन जैसे है, मान लीजिए ये एक मिरर प्लेन है। तो इस मिरर के अबाउट जो चीज अगर इस तरह से है, मान लीजिए कोई चीज ऐसे है, तो अगर ये इस मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तो वो फिर इस तरह की हो जाएगी। मतलब जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मिरर प्लेन इस तरह से है तो जो टॉप होगा, इस तरह से अगर कोई टॉप है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद डाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब कि मिरर में क्या होता है, इट इज ऑलवेज अबाउट अ प्लेन एंड राइट विल बिकम लेफ्ट, लेफ्ट विल बिकम राइट, एंड अबाउट अ एंड ऑल्सो द टॉप विल बिकम बॉटम एंड बॉटम विल बिकम टॉप। तो ये डिपेंड करता है कि मिरर प्लेन को हमने किस तरह से रखा है। अगर हमने इस तरह से रखा है तो राइट लेफ्ट हो जाएगा, और अगर हमने इस तरह से रखा है तो टॉप का बॉटम हो जाएगा और बॉटम का टॉप हो जाएगा। तो ये मिरर प्लेन होता है। और फिर वैसे ही इन्वर्जन एक पॉइंट होता है। जो चौथा सिमेट्री एलिमेंट्स है वो इन्वर्जन है। इन्वर्जन में क्या होगा कि इन्वर्जन इज अबाउट अ पॉइंट। इन्वर्जन जब होता है तो वो हमेशा जैसे इन्वर्ट हो जाना जिसे कहते हैं हम, तो इन्वर्जन भी एक सिमेट्रिकल ऑपरेशन है जो एक पॉइंट के अराउंड होता है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो टॉप है वो बॉटम हो जाएगा और जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। तो जबकि मिरर में या तो राइट लेफ्ट होता है या टॉप बॉटम होता है, दोनों चीजें एक साथ नहीं होती हैं। लेकिन जब इन्वर्जन होता है तो उसमें ऐसा होगा कि जो टॉप है वो बॉटम हो जाएगा और जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। और अगर हम इन्वर्टेड इमेज की प्रीवियस इमेज से एक एक पॉइंट को मिलाएं
तो जो हर एक लाइन होगी वो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन से ही होकर जाएगी। जैसे आप देखिए यहाँ पे, अगर हम इस पॉइंट को मिलाएंगे इस पॉइंट से, तो ये पॉइंट ऑफ इन्वर्जन से ही होके जाएगी। वैसे अगर हम इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन से जाएगी। वैसे इस पॉइंट को अगर इससे मिलाएंगे तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन से जाएगी। तो आप भी जब अपने नोटबुक में या अपने कभी भी इस तरह का डायग्राम बनाएं, इन्वर्जन का डायग्राम बनाएं, तो आपको डायग्राम बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि डायग्राम इस तरह का बनाएं कि अगर हम दो पॉइंट को मतलब दो सेम पॉइंट को, जो ओरिजिनल इमेज है और जो इन्वर्टेड इमेज है, उसको अगर हम ज्वाइन करें, then that should be passed through the center of the inversion। इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ इन्वर्जन। तो इस तरह से जो भी फंडामेंटल सिमेट्री एलिमेंट्स हैं वो चार तरह के हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन, मिरर एंड इन्वर्जन एलिमेंट्स होते हैं। हाइब्रिड सिमेट्री एलिमेंट्स मींस कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। जैसे कि इंटरनल सिमेट्री एलिमेंट्स, इंटरनल मैंने आपको बताया था कि इंटरनल सिमेट्री एलिमेंट्स उन्हें कहते हैं जो अंदर के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं कि जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो किस तरह से अरेंज है। तो इसमें एक सिमेट्री एलिमेंट है रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। चूंकि ये हाइब्रिड है, इसका मतलब कि इट इज द कॉम्बिनेशन, तो ये कॉम्बिनेशन है रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन कैसा होता है, वो स्क्रू मोशन होता है। आपको ध्यान होगा कि जैसे किसी भी स्क्रू को अगर हम टाइट करते हैं तो क्या करते हैं, हम उसे रोटेट करते हैं और रोटेट करने पे वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है, और वैसे जब हम इसको खोलते हैं तो वो धीरे धीरे पीछे आती है। तो स्क्रू मोशन में क्या है, स्क्रू मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें रोटेशन भी होता है और साथ साथ ट्रांसलेशन भी होता है। ठीक उसी तरह से मिरर प्लस ट्रांसलेशन, ये एक दूसरा मोशन है जिसमें ट्रांसलेट होगा और फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर ट्रांसलेट होगा और फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऐसे मोशन को ग्लाइड कहते हैं। अभी हम फिर इन पे डिटेल में आएंगे एक एक करके। तो ये इंटरनल सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। उसी तरह से एक्सटर्नल सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। एक्सटर्नल सिमेट्री एलिमेंट्स में एक रोटेशन प्लस इन्वर्जन है और दूसरा है रोटेशन प्लस मिरर। तो रोटेशन प्लस इन्वर्जन को रोटो इन्वर्जन कहा जाता है और रोटेशन प्लस मिरर को रोटो रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अब हम एक एक सिमेट्री एलिमेंट्स को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। जैसे ये ट्रांसलेशन है, तो ट्रांसलेशन में मैंने आपको बताया था कि एक खास डिस्टेंस से या एक खास वेक्टर से जब ट्रांसलेट करेंगे तभी वो सिमेट्रिकल ऑपरेशन होगा, अदरवाइज वो सिमेट्रिकल ऑपरेशन नहीं होगा। तो ये वही सेम लैटिस को मैंने यहाँ पे दोबारा ड्रॉ किया हुआ है। तो हम कहते हैं कि ट्रांसलेशन defined by any lattice vector as r is equal to ua plus vb plus wc, where u, v, w are integers and a, b, c are lattice vectors। lattice vectors मतलब कि चूंकि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में a डायरेक्शन, b डायरेक्शन, c डायरेक्शन होगा, जो अब आप पहले से जानते हैं कि किसी यूनिट सेल को जब डिफाइन करते हैं तो वहां तीन लैटिस पैरामीटर या तीन डायरेक्शन होते हैं। तो a, b, c, ए बी सी है जो तीन लैटिस पैरामीटर हैं, और चूंकि ये वेक्टर है बिकॉज उसमें डायरेक्शन भी है, तो ए बी सी तीन लैटिस वेक्टर्स हैं और यू वी डब्ल्यू कोई भी इंटीजर्स हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। तो अगर हम कोई ऐसा लैटिस वेक्टर लेते हैं कि इस तरह से जिसको डिफाइन किया जाए और उससे ट्रांसलेट करेंगे तो वो ट्रांसलेशन एक सिमेट्रिकल ऑपरेशन होगा। जैसे मान लीजिए ये एक कोई ओरिजिन है हमारा, ये ओरिजिन इसको मान लें, और ये जो रेड कलर से शो किया है ये वेक्टर है 2a प्लस 3b। क्योंकि ये टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इसलिए हमने इसमें सी पार्ट को नहीं लिया है। तो ये देखिए ये कैसे है, क्योंकि ये ए डायरेक्शन में, दिस इज आवर ए डायरेक्शन एंड दिस इज आवर बी डायरेक्शन, तो ए डायरेक्शन में ये दो पैरामीटर मूव कर गया इसलिए 2a है, और बी डायरेक्शन में ये 1 2 3 तीन पैरामीटर मूव कर गया तो इसलिए ये 3b है। तो अगर हम इस लैटिस वेक्टर से जो r1 इज इक्वल टू 2a प्लस 3b है, इससे इसको मूव करेंगे तो मूव करने के बाद वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे उसके देखिए जो भी इन्वायरमेंट है वही इन्वायरमेंट है कि चार इधर होंगे a डिस्टेंस पे, या a इज इक्वल टू b है यहाँ पे, और फिर चार जो है वो डायगोनल में है, ये इसका इन्वायरमेंट है।
और जब वो मूव कर जाएगा तो यहाँ भी उसका सेम इन्वायरमेंट है। सेम इन्वायरमेंट मीन्स कि 4 1 2 3 and 4 lattice points are arranged in as a nearest neighbor at perpendicular distance and then there will be diagonals और 4 डायगोनल्स होंगे। तो अगर हम इस पॉइंट को देखें या हम इस पॉइंट को देखें, इस मूवमेंट के बाद उसके एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज नहीं आता है। इसका मतलब कि लैटिस विल रिमेन इनवेरिएंट। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज अ सिमेट्रिकल प्रोसेस और सिमेट्रिकल ऑपरेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि द ट्रांसलेशन बाय द r1 वेक्टर 2a plus 3b इज अ सिमेट्रिकल प्रोसेस। जबकि अगर हम एक दूसरा वेक्टर लें जिसको हम डिफाइन करेंगे 0.5a प्लस 2.5b, तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 क्या है, वो इंटीजर है। लेकिन अब हमने यहाँ पे जो 0.5 और 2.5 लिया है ये नॉन इंटीजर वैल्यूज हैं। तो 0.5a का मतलब क्या हुआ कि इस डायरेक्शन में वो यहाँ कहीं बीच में आएगा और इस डायरेक्शन में वो 2.5 ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत ड्रॉ हो गया है, 2.5 यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये एक तरह से यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है वो 1.5 के लिए ड्रॉ किया है, तो इसको आप 1.5 समझ लीजिए। तो ये 1.5 पे यहाँ मूव करेगा, मतलब 1 और 0.5, और इस डायरेक्शन में वो 0.5। तो ये जो लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर है r2 इज इक्वल टू 0.5a प्लस 1.5b, वो क्या करता है, उससे लैटिस पॉइंट यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे जब हम देखेंगे तो देखिए वो इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा जो कि यहाँ पे मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब डायगोनल में कुछ है लेकिन परपेंडिकुलर में यहाँ पे कोई भी एटम नहीं है। इसका मतलब कि ये जो ऑपरेशन हुआ वो सिस्टम को बदल देता है, और अगर वो सिस्टम को बदल दे रहा है तो इसका मतलब कि वो सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गया और अब वो सिमेट्रिकल ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई लैटिस पॉइंट है ही नहीं। जैसे यहाँ पे अगर हमने किया तो यहाँ पे लैटिस पॉइंट्स हैं बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे, पर अगर हम इसको यहाँ ले जाएं तो उसकी सिमेट्री बिगड़ गई। मतलब सिमेट्रिकल ऑपरेशन के बाद वो लैटिस वैसी की वैसी ही दिखनी चाहिए जैसी कि वो सिमेट्री के पहले दिखती थी, तभी हम उसे सिमेट्रिकल ऑपरेशन कहते हैं। तो ये ट्रांसलेशन के लिए है। अब हम थोड़ा सा रोटेशन को देखते हैं, और रोटेशन में मैंने आपको बताया था कि केवल 1 2 3 4 6 फोल्ड रोटेशन एक्सिस ही पॉसिबल है, मतलब 5 टाइप्स ऑफ द रोटेशन एक्सिस। तो वो कैसे होती हैं ये हमने आपको पहले भी थोड़ा बता दिया था कि जैसे 1 फोल्ड का मतलब हो गया कि 360 डिवाइडेड बाई 1, तो 360 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 360। फिर वैसे ही 360 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 180 डिग्री, 360 डिवाइडेड बाई 3 120, 360 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 90 डिग्री, 360 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 72 डिग्री, एंड 360 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 60 डिग्री, 360 डिवाइडेड बाई 7 तो ये कोई इंटीजर नहीं आएगा। तो अगर इंटीजर नहीं आएगा तो हम उसको किस तरह से रोटेट करेंगे कि वो अपनी पोजीशन पे वापस आए। इसलिए इन सब में 7 के आगे हम जो भी लेते हैं उसमें फिर वो इंटीजर नहीं आता है, और अगर इंटीजर आएगा भी तो भी वो सिमेट्रिकल ऑपरेशन नहीं होता है। उसको हम दूसरी तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि जो 360 डिग्री होता है वो एक तरह से पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो 1 फोल्ड रोटेशन है वो एक तरह से पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और 180 डिग्री रोटेशन वो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। 120 डिग्री रोटेशन मतलब वो ट्रायंगल को, क्योंकि 120 डिग्री वो एक ट्रायंगल बन जाता है, 90 डिग्री एक स्क्वायर बनाता है, और 70 डिग्री पेंटागन बनाएगा, और 60 जो है हेक्सागन बनाएगा। तो अगर हम पेंटागन को छोड़ करके ये जितने भी शेप हैं यहाँ पे, इन शेप को अगर हम अरेंज करें किसी स्पेस में तो वो स्पेस पूरी तरह भर जाएगा और उसमें कोई भी जगह खाली नहीं रहेगी। जैसे पॉइंट्स हैं तो पॉइंट्स को अगर हम ऐसे 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 लगाते जाएं इन ऑल द 3 डायरेक्शन, देन इट विल फिल द होल स्पेस। उसी तरह से अगर लाइन है और लाइन को हम अगर इस तरह से ड्रॉ करते जाएं बिल्कुल क्लोज क्लोज तीनों डायरेक्शन में, तो वो बिल्कुल एक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा और कोई भी स्पेस खाली नहीं रहेगा। वैसे ही ट्रायंगल के साथ भी होता है, एक ट्रायंगल इस सीधा रखें और दूसरा इन्वर्टेड रखें, तो इस तरह से ट्रायंगल से भी पूरा स्पेस भर जाएगा, स्क्वायर से भी भर जाएगा, पर पेंटागन से नहीं भरेगा। अगर हम पेंटागन को अरेंज करेंगे किसी स्पेस में तो वहां पे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस खाली रह जाता है, हेक्सागन से भी स्पेस पूरा भर जाता है। तो इसलिए ऐसे शेप्स, रोटेशन एक्सिस से ऐसे शेप्स जो कि स्पेस को पूरा भर देते हैं वो सिमेट्रिकल ऑपरेशन होते हैं, और जो स्पेस को पूरा नहीं भर पाते हैं वो सिमेट्रिकल ऑपरेशन नहीं होते हैं।
इसलिए रोटेशन एक्सिस में केवल 1, 2, 3, 4 एंड 6 फोल्ड रोटेशन एक्सिस ही सिमेट्रिकल ऑपरेशन होती है और दूसरी एक्सिस सिमेट्रिकल ऑपरेशन नहीं होती है। तो ये एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। अब हम थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन भी देखेंगे। मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन में देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई लैटिस है, एक ये लीनियर लैटिस है, केवल इस लीनियर लैटिस को कंसिडर कीजिए और इसमें दो लैटिस पॉइंट है। इस लैटिस पॉइंट को मान लीजिए कि थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया गया। थीटा डिग्री से रोटेट करने पे वो यहाँ पे पहुंच जाएगा रोटेशन पे, और ये वाला पॉइंट थीटा डिग्री से रोटेट करने पे वो इस जगह पे पहुंच जाएगा। तो अब ये जो न्यू पोजिशंस हैं, इन न्यू पोजिशन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? ये यहाँ पे मान लीजिए डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस भी a है। तो अगर हम इसको यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये जो डिस्टेंस आएगा, इस ट्रायंगल में जो डिस्टेंस आएगा, दिस डिस्टेंस विल बी a cos थीटा। उसी तरह से इस ट्रायंगल में भी जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी a cos थीटा। तो इन दो लैटिस पॉइंट जो न्यू पोजिशंस ऑफ द लैटिस पॉइंट्स हैं आफ्टर द रोटेशन बाय थीटा डिग्री, वो कितना हो जाएगा? ऑलरेडी a था और फिर a प्लस a cos थीटा प्लस a cos थीटा, मीन्स इट विल बी a प्लस 2a cos थीटा, a प्लस 2a cos थीटा। तो अगर ये लैटिस है तो a प्लस 2a cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू n इंटू a, वेयर n इज इंटीजर, n शुड बी एन इंटीजर, क्योंकि यही लैटिस पॉइंट का नियम है कि दो के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा वो एक इंटीजर के बराबर होना चाहिए। अगर a लैटिस पैरामीटर है तो किसी भी दो लैटिस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट शुड बी n इंटू a इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वेयर n इज एन इंटीजर। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर द पीरियोडिसिटी a प्लस 2a cos थीटा इज इक्वल टू एन ए, वेयर n इज इंटीजर। अब हम क्या करेंगे कि हम n के डिफरेंट वैल्यूज लेंगे और डिफरेंट वैल्यूज रख के हम निकालेंगे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द cos थीटा, एंड व्हेन वी विल हैव द वैल्यू ऑफ cos थीटा देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द थीटा। तो जैसे n की वैल्यू यहाँ पे 0 रखे, तो 0 रखने पे आप देखेंगे कि अगर हम n की वैल्यू 0 रख दें तो cos थीटा की वैल्यू -½ आती है। -½ मतलब 120 डिग्री। उसी तरह से 1 रखेंगे तो 90 आएगी, 2 रखेंगे तो 60 डिग्री आएगी, 3 रखने पे ये 360 डिग्री आ जाएगी। 0 ना कहें, 0 या 360 डिग्री रहेगा। और फिर 4 रखेंगे, अगर हमने n की वैल्यू 4 रखी तो cos थीटा की वैल्यू 3/2 आती है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 और मिनिमम वैल्यू -1। द वैल्यूज ऑफ cos थीटा रेंजेस विद इन द लिमिट -1 टू +1, इसलिए 4 नहीं हो सकता है। और 4 के आगे अगर हम 5 लेंगे या 6 लेंगे, 7 लेंगे तो ये 3/2 से और भी ज्यादा आएगा। इसका मतलब कि 3 के अलावा आगे जितने भी इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, वो इंटीजर्स पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अब हम निगेटिव में जाएंगे। अब हम -1 लेंगे तो 180 डिग्री आ गया। अगर हम -2 लेते हैं तो -3/2 आता है, और -3/2 अगेन नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये -1 से ज्यादा हो गया। तो अब हम यहाँ पे अगर -2 से और ज्यादा लेते हैं, जैसे -3, -4, -5, तो अगेन जो वैल्यूज आएंगी दैट विल बी इवन लेसर देन -3/2, तो वो भी -1 से कम हो जाएंगी, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो केवल यही पॉसिबल वैल्यूज हैं, और जिसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलता है? 3 फोल्ड, 4 फोल्ड, 6 फोल्ड, 1 फोल्ड एंड 2 फोल्ड, एंड अदर फोल्ड्स आर नॉट पॉसिबल। तो इसलिए इस मैथमेटिकल डेरिवेशन से भी हम कह सकते हैं कि फॉर द रोटेशन एक्सिस ओनली 1, 2, 3, 4 एंड 6 फोल्ड रोटेशन एक्सिस आर पॉसिबल एंड अदर एक्सिस आर नॉट पॉसिबल। अब हम स्क्रू मोशन पे आते हैं। स्क्रू मोशन में जैसे मैंने आपको बताया कि रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, ये स्क्रू मोशन होता है। तो ये देखिए कैसे होगा, थोड़ा सा इसको हम यहाँ से समझते हैं। ये एक रोटेशन लाइन है, दिस इज द रोटेशन लाइन। तो इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि जो रोटेशन एक्सिस होती है, ट्रांसलेशन लाइन दोनों पैरेलल होती हैं, मतलब वो उसी डायरेक्शन में ट्रांसलेट करेगा जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करता है। तो ये एक हमने इसको आप एक्सेस मान लीजिए, रोटेशन एक्सेस या माने या कि ट्रांसलेशन डायरेक्शन माने, दोनों सेम ही है। और यहाँ पे जो ये बीच बीच में लाइन है वो एक लैटिस पैरामीटर है, मतलब कि हम कितने डिस्टेंस से उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। जो लैटिस पैरामीटर होता है उसी डिस्टेंस से हम उसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने 2 फोल्ड ऑपरेशन दिखाया है। रोटेशन मतलब कि 2 फोल्ड रोटेशन एंड प्लस ट्रांसलेशन। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर हमने स्टार्ट किया
तो यहाँ से जब वो रोटेट होगा तो रोटेट होकर के इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होकर के वो यहाँ पे आएगा और फिर वो ट्रांसलेट हो गया। उसके बाद फिर वो रोटेट होकर के यहाँ पे आएगा और फिर ट्रांसलेट हो गया, फिर रोटेट होकर के यहाँ आएगा और फिर ट्रांसलेट होगा, फिर रोटेट होगा और फिर ट्रांसलेट होगा, फिर रोटेशन एंड देन ट्रांसलेशन। तो हमने रोटेशन वाली पोजीशन को नहीं रखा है, हमने जो रेड पॉइंट दिखाया है वो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, क्योंकि एक जो कंप्लीट चक्र बनेगा वो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का। और चूंकि ये टू फोल्ड है तो वो जब 2 बार रोटेट होगा तब जाके वो अपनी उस पोजीशन पे आएगा, रोटेशन वाली पोजीशन में, जो उसकी प्रीवियस मतलब कि ओरिजिनल पोजीशन थी। तो अब अगर हम इस तरह के सारे को मिला दें, जैसे यहाँ पे हमने मिला दिया है, तो ये देखिए कैसा मूवमेंट है। ये जो मूवमेंट है दिस इज द मूवमेंट ऑफ द स्क्रू। जैसे स्क्रू में मूवमेंट होता है, स्क्रू में देखिए इस तरह से जो मूवमेंट है वो इसी तरह का मूवमेंट होता है। या इसको इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि जब रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन होता है तो वो स्क्रू मूवमेंट होता है। जैसे स्क्रू को अगर हम टाइट करना है तो हम अंदर की तरह इस तरह से मूव करते हैं तो वो अंदर की ओर बढ़ता है, और जब हमें ओपन करना होता है तो हम उसे इस तरह से उल्टा मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, तो वो बाहर की ओर आता है, मतलब रोटेट भी होता है और ट्रांसलेट भी होता है। सो दिस इज द स्क्रू मोशन। अब आ जाइए ग्लाइड मोशन में, मींस मिरर प्लस ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे देखिए दिखाया गया है ग्लाइड मोशन। ग्लाइड मोशन में क्या होता है कि जो मिरर प्लेन है दैट इज पैरेलल टू द ट्रांसलेशन वेक्टर। मिरर, जैसे ये ट्रांसलेशन का डायरेक्शन है तो मिरर प्लेन उसके पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो ये जैसे एक पंजे की फोटो दिखाई गई है, एक फूट की फोटो दिखाई गई है। तो इसको पहले ये ट्रांसलेट हुआ और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो गया। ये पहले ट्रांसलेट हुआ और फिर रिफ्लेक्ट हो गया। तो जब रिफ्लेक्ट होगा तो देखिए जो इसका राइट था वो इसका लेफ्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर वो ट्रांसलेट हुआ और फिर वो रिफ्लेक्ट हो गया। तो इस तरह से ये आगे बढ़ता जाता है। तो इसका अगर हम इसको इस तरह के मोशन को ग्लाइड मोशन कहा जाता है। और इस मोशन को हम अपने रियल लाइफ में कहाँ देखते हैं, जैसे सैंड में हम मान लीजिए चल रहे हैं तो जो हमारे फुटप्रिंट्स होते हैं, ये देखिए जो फुटप्रिंट्स होते हैं वो बिल्कुल इसी तरह के होते हैं। जैसे ये यहाँ पे है तो ये पहले यहाँ ट्रांसलेट हुआ और फिर ये रिफ्लेक्ट हो गया, फिर ये ट्रांसलेट हुआ और रिफ्लेक्ट हो गया, फिर ट्रांसलेट हुआ और ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये बिल्कुल सेम मोशन है जिसको ग्लाइड मोशन कहते हैं। और ग्लाइड मोशन यहाँ जो पेड़ों पे पत्तियां लगती हैं वो पत्तियां भी देखिए कुछ इस तरह की होती हैं। जैसे ये पत्ती है तो ये पत्ती पहले ट्रांसलेट हुई इस डायरेक्शन में, और फिर जैसे ये इसका डायरेक्शन है ट्रांसलेशन का, और ये इसका मिरर प्लेन है। जो मिरर प्लेन होगा वो भी इसके पैरेलली होगा। तो जैसे कोई लीव्स है तो वो लीव्स यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये अगर लीव्स थी तो ये लीव्स अगर इसको मान के चलिए, ये अगर लीव्स है तो ये पहले ट्रांसलेट होगी और उसके बाद फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर ये ट्रांसलेट होगी और फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह का जो मोशन होता है रियल लाइफ में, ये जो पत्तियां लगती हैं अपने डंडी पे, पेड़ों पे, तो वो भी सारी पत्तियां इस तरह से नहीं लगती हैं, लेकिन कुछ पत्तियां इस तरह से भी लगती हैं जो ग्लाइड मोशन में होती हैं। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं रोटेशन प्लस इन्वर्जन, जिसे कहा जाता है रोटो इन्वर्जन। तो जो रोटो इन्वर्जन होता है मतलब रोटेशन होगा और फिर वो इन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दिखाया गया है वन फोल्ड, ये वन फोल्ड ऑपरेशन है, मतलब वन फोल्ड रोटेशन करेंगे और फिर उसको इन्वर्ट करेंगे। जैसे ये एक हथेली का फोटो है, तो अगर हम इसको रोटेट कर दें वन फोल्ड, वन फोल्ड का मतलब कि पूरा 360 डिग्री रोटेट हो गए वो अपनी जगह पे आ जाएगा, और फिर उसको एक यहाँ पे जो इन्वर्जन पॉइंट होगा उसके अबाउट इसको इन्वर्ट कर दें, तो ये क्या होगा कि जो टॉप था वो बॉटम हो जाएगा और जो लेफ्ट में था वो राइट हो जाएगा। तो इस तरह का इन्वर्जन के बाद इस तरह का बनेगा ये, मतलब कि जो एक बार को पूरा रोटेट किया और फिर उसको इन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमने वन बार, ये जो बार जब लिख देते हैं तो मतलब कि वो इन्वर्जन हो जाता है, अगर केवल वन लिखते हैं तो मतलब कि वो रोटेशन है, और अगर उसके ऊपर बार लगा दिया तो वो इन्वर्जन हो जाता है। तो ये हमने वन बार के लिए दिखाया है, लेकिन उसी तरह से 2 बार भी होगा, 3 बार भी होगा, 4 बार भी होगा और 6 बार भी होगा। देखिए जो क्रिस्टलोग्राफी है, उस क्रिस्टलोग्राफी में क्या होता है कि जो भी हम
डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो हम प्लेन पे मतलब अपने पेपर पे या लैपटॉप के स्क्रीन पे अपने नोटबुक में ड्रॉ करते हैं और ये सारी चीज़ें 2 डायमेंशनल होती हैं। लेकिन जो हमारा रियल यूनिवर्स है, जो हमारा रियल क्रिस्टल है, वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इसलिए मैंने शुरू में आपको कहा था कि यहाँ पे थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है कि क्या टॉप है और वो क्या बॉटम हो गया, तो थोड़ा सा इमेजिनेशन की यहाँ पे जरूरत होती है, क्योंकि जो हम देख रहे होते हैं वो 2 डायमेंशन में होता है और जो हम इमेजिन करते हैं वो 3 डायमेंशन में होता है। तो इस तरह के चीज को कि जो हमारा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसको हम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो एक मेथड होता है जिसको स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं, जिसे हम 3 डायमेंशन की जो इंफॉर्मेशन है उसको 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर देते हैं। वो किस तरह से करते हैं उतना हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, बस हम थोड़ा सा आपको ये बता रहे हैं कि जब हम स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन करेंगे तो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में जब डॉट लिखते हैं, डॉट मतलब कि जो सॉलिड डॉट है उसका मतलब कि वो अपर पार्ट में है। जैसे अगर कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, तो उसके बीच में अगर हम एक प्लेन ड्रॉ कर दें तो जो ऊपर का हिस्सा है वो अपर पार्ट है, जो नीचे का हिस्सा है वो बॉटम है। तो जो जब हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड डॉट से, तो इसका मतलब हुआ कि वो अपर पार्ट है। और जब हम उस पर सर्किल, जैसे ये ओपन सर्किल है, इस तरह के ओपन सर्किल को ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब कि वो नीचे का हिस्सा है। तो इसको थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं। जैसे ये मान लीजिए कोई लैटिस पॉइंट है जो डॉट है, तो अगर ये 1 बार का मतलब कि 1 फोल्ड रोटेशन प्लस इन्वर्जन, तो 1 फोल्ड का मतलब कि ये डॉट घूम करके अपनी जगह पे आएगा और फिर वो इन्वर्ट होगा तो जो डॉट होगा वो सर्किल बन जाएगा, क्योंकि इन्वर्ट हो रहा है तो वो अगर टॉप में है तो बॉटम में आ जाएगा। फिर वैसे ही 2 फोल्ड देखें तो 2 फोल्ड में अगर डॉट है तो डॉट क्या करेगा कि वो डॉट 180 डिग्री रोटेट करके इस जगह पे आएगा एज अ डॉट। डॉट जब रोटेट करेगा तो वो डॉट ही रहेगा, क्योंकि जब कोई चीज रोटेट करेगी तो वो या तो ऊपर ऊपर ही रोटेट करेगी या नीचे नीचे ही रोटेट करेगी। तो इसलिए डॉट जब रोटेट करेगा तो वो डॉट ही रहेगा, पर वो 180 डिग्री पोजीशन पे आ जाएगा। और इस 180 डिग्री पोजीशन से जब वो इन्वर्ट होगा तो ये इस जगह चला जाएगा, लेकिन अब वो डॉट की जगह सर्किल हो जाएगा क्योंकि वो इन्वर्ट हो गया है। तो ये 2 फोल्ड का स्ट्रक्चर स्टीरियोग्राफिक में ऐसा होता है। फिर 3 फोल्ड देखिए तो 120 डिग्री, तो ये जो डॉट है वो डॉट की तरह रोटेट होगा और फिर वो इन्वर्ट होकर सर्किल हो जाएगा। फिर सर्किल 120 डिग्री रोटेट करेगा सर्किल की तरह, फिर वो इन्वर्ट होकर के डॉट हो जाएगा। फिर डॉट 120 डिग्री रोटेट करेगा डॉट की तरह और जो इन्वर्ट होकर के सर्किल हो जाएगा। फिर सर्किल सर्किल की तरह ही रोटेट करेगा और फिर इन्वर्ट होकर के डॉट हो जाएगा। फिर डॉट डॉट की तरह रोटेट करेगा, इन्वर्ट होकर के सर्किल हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रोसेस को उतनी बार करते हैं जब तक कि वो रिपीट ना होने लगे। तो ये इसका स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है। वैसे 90 डिग्री में देखिए, 90 डिग्री में डॉट डॉट की तरह जाएगा 90 डिग्री और फिर वो इन्वर्ट होकर सर्किल हो जाएगा, सर्किल सर्किल की तरह जाएगा, इन्वर्ट होकर डॉट हो जाएगा, फिर डॉट डॉट की तरह जाएगा, इन्वर्ट होकर सर्किल हो जाएगा। तो ये प्रोसेस इसी तरह से कंप्लीट मतलब रिपीट होता रहेगा और तब तक रिपीट करेंगे इसको जब तक कि वो पुनरावृत्ति न होने हो जाए। वैसे ही 6 में बार में वो 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री मतलब यहाँ पे डॉट जाएगा और फिर इन्वर्ट होकर के सर्किल हो जाएगा, फिर सर्किल यहाँ पे जाएगा 60 डिग्री इन्वर्ट होकर के डॉट हो जाएगा, फिर डॉट यहाँ जाएगा इन्वर्ट होकर के सर्किल हो जाएगा। तो इस तरह से इसका डायग्राम दिखता है। तो इसको हम स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं फॉर द रोटो इन्वर्जन। अब आ जाइए रोटेशन प्लस मिरर। तो जब इसको रोटो रिफ्लेक्शन कहते हैं, तो रोटो रिफ्लेक्शन में क्या होगा, रोटेशन एक्सिस होगा एंड अ मिरर प्लेन परपेंडिकुलर टू रोटेशनल एक्सिस। तो इसमें ये सब चीजें भी ध्यान देने की बात है कि जो हमारा एक्सिस है वो किस डायरेक्शन में है और जो प्लेन उससे अटैच्ड है वो किस डायरेक्शन में है, क्योंकि प्लेन पैरेलल भी हो सकता है एक्सिस के। जैसे अगर ये मान लीजिए एक्सिस है और हम प्लेन ऐसे लेते हैं तो इसका मतलब वो उसके पैरेलल है, लेकिन अगर ये एक्सिस है और हम प्लेन को इस तरह से रखते हैं मिरर प्लेन को तो वो उसके परपेंडिकुलर है। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम किसी सिमेट्री की बात कर रहे हैं तो हमने एक्सिस और प्लेन को किस तरह लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए S1 दिखाया गया है, S1 मतलब कि 1 फोल्ड। तो जैसे ये पॉइंट है तो ये पॉइंट मतलब कि 1 फोल्ड रोटेशन हुआ और फिर इस मिरर प्लेन से ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन से क्या होगा, जो अपर है वो बॉटम हो जाएगा। और ये 2 फोल्ड है तो 2 फोल्ड का मतलब कि वो 180 डिग्री रोटेशन होगा और रोटेशन के बाद फिर वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ जाएगा और यहाँ आने के बाद फिर से वो
यहाँ पे रोटेट होगा और रोटेशन के बाद वो फिर वापस अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। तो 2 चक्कर लगाने के बाद वो, क्योंकि ये 2 फोल्ड है तो 2 चक्कर लगाने के बाद वो अपनी जगह पे पहुंचेगा। सो दिस इज कॉल्ड द रोटो रिफ्लेक्शन। अब देखिए थोड़ा सा अंतर है रोटो रिफ्लेक्शन एंड रोटो इन्वर्जन में। इसमें हमने दिखाया है, जैसे ये रोटो इन्वर्जन है, ये 1 फोल्ड रोटो इन्वर्जन है। ये डायग्राम मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि ये जो टॉप है 1 फोल्ड मतलब कि एक बार घूम के अपनी जगह आएगा और फिर जब इन्वर्ट होगा तो ये जो टॉप है वो डाउन हो जाएगा और ये जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 फोल्ड रोटो रिफ्लेक्शन है, तो रोटेट होकर के ये इस जगह पे जाएगा पहली बार में। 180 डिग्री रोटेट होगा तो वो इस तरह से रोटेट होगा, और जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये जो टॉप है वो बॉटम हो जाएगा, लेकिन ये जो ये डायरेक्शन है वो डायरेक्शन यही रहेगा, जबकि यहाँ पे इन्वर्ट होने पे वो इधर की ओर मुड़ जाता है। सॉरी। तो ये रोटो रिफ्लेक्शन रोटो इन्वर्जन का थोड़ा सा कंपैरिजन है। अब हमने सारे सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ लिए, जो भी फंडामेंटल सिमेट्री एलिमेंट्स था उसको हम लोगों ने देखा डिटेल में, एक एक को देखा। उसके बाद जो हाइब्रिड सिमेट्री एलिमेंट्स थे उनको देखा, एक्सटर्नल सिमेट्री एलिमेंट्स क्या है, इंटरनल सिमेट्री एलिमेंट्स क्या है, और एक एक को डिटेल में और उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है वो हम लोगों ने समझा। अब हम आ जाते हैं पॉइंट ग्रुप पे। तो जैसे सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री इज एन ऑपरेशन when performed on any system it leaves the system invariant। तो सिमेट्री एक प्रोसेस होता है, या हाइब्रिड है तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ द टू होगा। जब हम पॉइंट ग्रुप कहते हैं तो पॉइंट ग्रुप इज अगेन द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिमेट्री एलिमेंट्स एट अ पॉइंट which leaves the system invariant is known as point group। तो पॉइंट ग्रुप भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो हाइब्रिड एलिमेंट है, लेकिन उसमें एक से ज्यादा मतलब कि 2 से भी ज्यादा हो सकते हैं, और लेकिन उसमें शर्त वही होनी चाहिए कि वो सारे कॉम्बिनेशन नहीं पॉसिबल होते हैं। जैसे हम किसी को किसी से भी जोड़ करके पॉइंट ग्रुप नहीं बना सकते हैं, सर्टेन सिमेट्री एलिमेंट्स को ही एक साथ कनेक्ट करते हैं जिससे कि वो सेल्फ कंसिस्टेंट हो, मतलब कि वो जो उनका एक दूसरे को वो वायलेट ना करते हो। तो कुछ सर्टेन सिमेट्री एलिमेंट्स का ही कॉम्बिनेशन बनता है जिनसे पॉइंट ग्रुप बनते हैं। तो वो मतलब कि आप यही कह सकते हैं पॉइंट ग्रुप इज अगेन अ हाइब्रिड सिमेट्री एलिमेंट्स कह सकते हैं, जिसमें कि एक से ज्यादा सिमेट्री एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं और फिर उन सिमेट्री एलिमेंट्स को हम पॉइंट ग्रुप कहते हैं। तो जितने भी पॉइंट ग्रुप्स यूनिवर्स में हैं वो केवल 32 पॉइंट ग्रुप्स होते हैं, मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होते हैं। अगर हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कुछ कॉम्बिनेशन वैलिड ही नहीं है, वो सिमेट्रिकल ऑपरेशन ही नहीं होंगे, और कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं कि 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन सेम तरह का रिजल्ट देते हैं। अगर वो सेम तरह का रिजल्ट देंगे तो हम उसको केवल एक ही बार गिनेंगे, जैसा कि हम लोगों ने ब्रेवियस लैटिस में किया था कि अगर सेम सेंटरिंग एक ही तरह का रिजल्ट जनरेट कर रही है तो हम उसे एक ही बार गिनते हैं। उसी तरह से अगर कई सिमेट्रिकल ऑपरेशन वो एक ही तरह का रिजल्ट दे रहे हैं तो हम उसे एक ही बार काउंट करते हैं, और इस तरह से टोटल जो पॉइंट ग्रुप्स होते हैं वो 32 पॉइंट ग्रुप्स होते हैं। अब वो जो डेरिवेशन ऑफ 32 पॉइंट ग्रुप्स है वो आपके सिलेबस में यूजी लेवल पे नहीं होता है। जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो लास्ट में मैं कोशिश करूंगी कि एक सप्लीमेंट्री लेक्चर हो जो थोड़ा डिटेल पॉइंट ग्रुप को समझाए, ताकि जिनको आगे परस्यू करना है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स वो थोड़ा उसे और डीपली समझ सकें। पर यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि किस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो जैसे यहाँ हम टेबल में देख रहे हैं कि वो रोटेशन एक्सेस होती हैं, जो जिससे हम वाकिफ हैं, x1 x2 x3 x4 x6, मतलब 1 फोल्ड 2 फोल्ड 3 फोल्ड 4 फोल्ड एंड 6 फोल्ड रोटेशन एक्सेस होंगी। उसी तरह से रोटो इन्वर्जन एक्सिस होंगी। जब हम रोटो इन्वर्जन एक्सिस कहते हैं तो इसके ऊपर बार लिखते हैं, मैंने यहाँ ब्रैकेट में बार लिखा है, पर ये एक्चुअली x1 बार x2 बार x3 बार x4 बार एंड x6 बार है। फिर वैसे ही एक्सएम का मतलब कि रोटेशन एक्सिस, रोटेशन मतलब कि अब कोई भी फोल्ड हो सकता है, 1 फोल्ड 2 फोल्ड 3 फोल्ड 4 फोल्ड 6 फोल्ड में से कोई सी भी हो सकता है। और जब हम एम को बगल में लिखते हैं इसका मतलब कि रोटेशन एक्सिस प्लस अ मिरर प्लेन पैरेलल टू द रोटेशन एक्सिस, ये इसका मतलब होता है, रोटेशन एक्सिस एंड अ मिरर प्लेन पैरेलल टू द एक्सिस। जब हम x बाई एम लिखते हैं इसका मतलब कि रोटेशन एक्सिस एंड अ मिरर प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। फिर हम लिखते हैं एक्स एम बाई एम, इसका मतलब कि अब 2 मिरर प्लेन हो गए, एक रोटेशन एक्सिस है तो एक जो प्लेन होगा मिरर प्लेन वो उसके पैरेलल होगा, और उसी के साथ साथ एक प्लेन उस मिरर प्लेन उसके परपेंडिकुलर भी होगा। तो इस तरह से 2 मिरर प्लेन होंगे। और फिर जब हम x2 लिखते हैं इसका मतलब कि अ रोटेशन एक्सिस एंड देन अ डायड एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट,
डायड एक्सिस मतलब कि टू फोल्ड एक्सिस, जैसे मान लीजिए थ्री फोल्ड एक्सिस है और उसके परपेंडिकुलर एक टू फोल्ड एक्सिस भी है, वैसे ही वन फोल्ड एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर एक टू फोल्ड एक्सिस भी है। तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन है ये 6 वैरायटी हो गई, और 6 वैरायटी के बाद हमारे पास ये 5 वैरायटी है, तो 6 पंजे 30, मतलब 6 इंटू 5 30 पॉइंट ग्रुप्स ये हो गए। और 5 पॉइंट ग्रुप्स होते हैं जो सिमेट्री क्यूबिक सिस्टम के लिए थोड़े अलग होते हैं, वो थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो 5 वो हो गए। पर इन ये जो 30 है, यहाँ से जो हम डिराइव करेंगे 30, वो 30 में कुछ कुछ एक दूसरे से मैच कर जाते हैं, तो मैच करने के बाद वो 27 बचते हैं, और फिर 5 अलग होते हैं क्यूबिक सिस्टम के लिए, तो वो 27 प्लस 5 वो 32 हो जाते हैं। तो ये जो पूरा कंप्लीट डेरिवेशन है वो फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, तो केवल हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। आप बस इतना ध्यान रखिए कि जो टोटल पॉइंट्स ग्रुप्स होते हैं वो 32 होते हैं, और वो दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिमेट्री एलिमेंट्स एट अ पॉइंट। और थोड़ा आप यहाँ से समझ सकते हैं कि वो किस तरह के होते हैं। अब ये नेक्स्ट स्लाइड है स्पेस ग्रुप। तो जैसे सिमेट्री एलिमेंट्स है, तो सिमेट्री एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन पॉइंट ग्रुप होता है, और जो पॉइंट ग्रुप का कॉम्बिनेशन होता है दैट इज नोन एज द स्पेस ग्रुप। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट ग्रुप्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज नोन एज स्पेस ग्रुप, और वो टोटल 232 स्पेस ग्रुप्स होते हैं। तो ये उससे भी ज्यादा जटिल है, और वो उसका पूरा डेरिवेशन वो आपके यूजी लेवल के सिलेबस में नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखें कि स्पेस ग्रुप क्या होता है। स्पेस ग्रुप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉइंट ग्रुप्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस, और जो टोटल नंबर ऑफ द स्पेस ग्रुप होते हैं वो 232 होते हैं। तो ये इस लेक्चर का अब आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। सिमेट्री हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सिंपल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सिंपल स्ट्रक्चर मतलब कि क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड दी हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ये जो आपके सिलेबस में है। सो थैंक यू वेरी मच।